+1 का जो लर्निंग पैटर्न है वो 10th के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो 10th तक हमारा मॉडल क्या होता है कि हमने एक दो बुक्स पकड़ी, उस पर सेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करी, और क्योंकि हमने वही बातें बार बार सुनी तो हमें वो बातें आ जाती हैं। अब देखो +1 में अगर हमने नॉन मेडिकल रखा या कॉमर्स रखा और मैथ्स के साथ रखा तो इट मीन्स कि 10th तक हमारा जो मैथ्स की तरफ बायस था दैट वाज पॉजिटिव। उसी रीज़न से हमने डिसाइड करा कि +1 में फर्दर इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी राइट डिसीजन। पर अब +1 में आके हमें मैथ्स को हैंडल करने का सही रूट समझ में आना चाहिए। तो वो सही रूट क्या है कि अब हमने 10th वाले प्रोसेस पे नहीं चलना, कुछ सेट बुक्स के कुछ क्वेश्चन हमने याद नहीं करने। अब हमने क्या करना है और किस मॉडल पे हम क्लास में काम करेंगे वो एग्जैक्टली ये होगा कि पूरी बात समझ लो। पूरी तरह हमने थ्योरी को समझ लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस पे अपने आप जोर लगाया। सो दैट इज द स्किल। क्या करा हमने? क्वेश्चंस पे अपने आप जोर लगाया। हर क्वेश्चन पे हमने अपने आप पूरी तरह फाइट मारी कि हमसे क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो पाए। सो दिस इज द टास्क। हर क्वेश्चन पे अपने आप को समय देना। अगर कोई ब्लॉकेज आए तो आगे उसी क्वेश्चन की डिस्कशन होनी है। तो पूरे ट्रू मैथ मॉडल का बेसिस ही है कि हमारा खुद का दिमाग चले। तो वो कब चलेगा? जब हम क्वेश्चंस को खुद से हैंडल करेंगे। तो इसी रीजन से जो हमें साथ में असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं आफ्टर द क्लास, उनका कंप्लीट होना बिल्कुल नेसेसरी है। तो इस मॉडल से बिल्कुल भी नहीं हिलना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी लर्निंग हमें पता कैसे चलेगी कि हमें बात समझ में आ गई क्वेश्चंस को हैंडल करके। स्पेंड टाइम ऑन द क्वेश्चन, सो दैट इज द बेसिक स्किल। सो व्हेन यू आर एक्चुअली पुशिंग योरसेल्फ to ultimately in the target to complete that question, so that skill is actually the main task. जो हम अपने आप को पुश करते हैं ना, वो मेन टास्क है। क्वेश्चन का सोल्यूशन की कोई बात नहीं, ऐसे हजारों क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन मिला, ऐसे के थाउजेंड्स और पॉसिबल हैं। तो सोचो आईआईटी में या किसी भी अच्छे एग्जाम में कोई और नया क्वेश्चन बनना है, तो वो हमसे कब हो पाएगा? जब हमें बात समझ में आनी शुरू हो गई, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल डेवलप हो गया। तो वो स्किल को सही तरीके से अपने आप अपने माइंड में ग्रो कराना इज एक्चुअली द मेन टास्क। इस रीजन से भी क्लास में आए हो। मैथ्स की थ्योरी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है +1 का भी। बस टास्क क्या है कि अब हमारा वे ऑफ लर्निंग चेंज होने वाला है। कैसे? ज्यादा राइट रूट होने वाला है। वो कैसे करोगे? क्वेश्चंस को हैंडल करके। तो चलो आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये अपने आप सॉल्व करो, खुद अटेम्प्ट करो। जो लास्ट क्लास तक थ्योरी करी उसी के ऊपर बेस्ड है, पर खुद से हो पाएगा। एंड तक कोशिश करो कि खुद कंप्लीट हो। अब देखो हमें टर्म दी गई थी कि इफ मॉड z - 1 5/z+5 इसका मॉडुलस अगर 1 है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें दिया गया कि 1 है, और कहा गया कि प्रूव करो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो अब इस सवाल को कर पाने के लिए हमारे माइंड में 2-3 बातें आ सकती थी। तो अब देखो वो क्या क्या होती। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 है, मतलब उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो हमें गिवन है कि 1 है। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इसको तोड़ सकते थे, मॉडुलस z - 5/z+5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें ये मिल गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। क्यों करी? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सुना था कि मॉड z के स्क्वायर को तोड़ने का एक तरीका होता है z × z बार। अब हमने दोनों तरफ एक्सपांड करा, ये बन गया z - 5 × z बार -5। इधर आ गया z+5 × z बार +5। देखो बिल्कुल ऐसे लिख सकते थे हम। अब सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन करी, z बार -5z -5z बार +25। इधर भी मल्टीप्लिकेशन करी, सिंपली कैंसिल वैंसिल होके हमें मिल गया कि z बार बराबर है -z के। और ये बनते ही हमें समझ में आता है कि हमने प्रूव कर दिया कि जो z है वो प्योरली इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई ये लैंग्वेज बोलता है कि प्रूव दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, हमारे माइंड में फटाफट आना चाहिए कि प्रूव करना है कि z बार बराबर है -z के। दिस कुड हैव बीन वन रूट टू कंप्लीटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक तरीका हो सकता था। इसी क्वेश्चन में क्या पता किसी और बच्चे के माइंड में ये थॉट आया हो, एंड दैट वाज आल्सो परफेक्टली ओके, कि उसने सोचा हो कि लेट z बी x + i/y। तो उसका मोटिव सबसे पहले उसने डिसाइड करा कि अगर मैंने प्रूव करना है कि z प्योरली इमेजिनरी है, मतलब मुझे z को अगर x + i/y अगर हम माने, तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो x है वो 0 है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से अगर मान लो करते तो z - 5 का मॉडुलस बराबर आता z+5 के मॉडुलस के। अब यहाँ पे हमने z को लिख लिया, x + i/y -5, मतलब x - 5 + i/y का मॉडुलस बराबर है x + 5 + i/y के मॉडुलस के। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या बन जाता? वो बन जाता सिंपली x - 5 का होल स्क्वायर।
रियल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाता x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, इनको एक्सपैंड करा, वहां से हमें मिल जाएगा माइनस 10x और वहां से 10x, तो मिला के 20x आ गया 0, वहां से x आ गया 0। हेंस z इज आयोटा y विच इज अगेन प्योरली इमेजिनरी। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने z को x प्लस आयटा y वाले रूट को लेके भी अगर करा होता तो दैट वाज अगेन परफेक्टली ओके, पर होना चाहिए था, कंप्लीटली होना चाहिए था। हमें बोलने की समझ होनी चाहिए, क्या मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 को तोड़ सकते हैं, मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2, पर ये कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चंस को खुद अपने आप कंप्लीट करने पे। चलो अब इसी पैटर्न पे ये सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन हमारी रीच के विद इन था। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के राइट ट्रिगर बन जाए। अब हमें कहा गया कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमें गिवन है कि प्योरली इमेजिनरी है, तो हमारे माइंड में थॉट क्या आना चाहिए था? एक थॉट ये आना चाहिए था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि प्योरली इमेजिनरी है, तो एक पॉसिबल थॉट ये था कि हम z को मान लें x प्लस आयोटा वाई। z को x प्लस आयोटा वाई मान के हम सिंपली क्या करें कि उसको रैशनलाइज करें, उसके डिनोमिनेटर में से आयोटा को वैनिश कराएं, न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट बने उसे जीरो कर दें। कई बच्चों ने ऐसे ट्राई भी करा होता है। हम लोग सिंपली पहले इसको सिंप्लीफाई करें, z को x प्लस आयोटा वाई लेके उसके रियल पार्ट को फिर हम जीरो करें। क्यों? क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो उससे डायरेक्टली आ जाता कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 1 के। तो दैट वाज वन पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे करा तो परफेक्टली ओके। पर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इन क्वेश्चंस में एक फास्ट बात लग सकती है, वो ये कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि प्योरली इमेजिनरी है, इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। तो केवल अपने आप को समझाने के लिए मान लो उसका नाम रख लिया हमने z1। तो z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? सिंपली इस केस में माइनस z1। हमने z1 कॉन्जुगेट बनाया विच इज z बार प्लस आयोटा। देखो z बार आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आयोटा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, अपॉन z बार प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। तो अब z बार हमें गिवन था कि माइनस z के बराबर है, z1 बार बराबर था माइनस ऑफ z1 के। अब हमने सिंपली बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा और केवल इनको मल्टीप्लाई करके इन ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करा। एक्सपैंड करते ही अपने आप ही 2 टाइम्स मॉड z स्क्वायर बराबर आ गया 2 के, मतलब मॉड z स्क्वायर बराबर आ गया 1 के, मतलब मॉड z आ गया 1। मॉड z हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए -1 नहीं लेंगे। तो इतना सा लॉजिक था जो कि ब्रेक करने का था। कई बार होता क्या है कि हम डर जाते हैं क्वेश्चंस को देख के ना, हम वरिड हो जाते हैं। कई बच्चे z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा को गलती से ऐसे रैशनलाइज करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं। इसको z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो जो बच्चा ये करता है उसको ये टॉपिक की अभी समझ आनी शुरू ही नहीं हुई। जब ये करता है तो उसका सेंस बिल्कुल गलत है। अगर हम इसी क्वेश्चन में ऐसे रैशनलाइज करने लग जाएं तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने क्लियरली सुना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसके रियल पार्ट को सेम रखते हैं, इमेजिनरी को पहले का नेगेटिव करते हैं। तो कहाँ हमने रियल पार्ट को सेम रखा? इस z के अंदर भी तो कुछ इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको भी नेगेटिव करना चाहिए था। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने ऐसे करा होता है ना तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, तो इसलिए उसका क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होता। तो ऐसे की कोई लैंग्वेज कभी नहीं बनानी। रैशनलाइज कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इस सेंस को नहीं छोड़ना। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, ब्रेक करना कितना सिंपल होता अगर हमने सिंपल सी बात का ध्यान रखा होता। क्या करा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि प्योरली इमेजिनरी है, फटाफट क्या करा, उसको इक्वेट करा उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के साथ। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस ऑफ z1। बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उसे भी एंड तक अपने आप वाइंड अप करो। z को x प्लस आयोटा y लेके करते हो कोई ट्रबल नहीं, या वैसे ही तेज करने की कोशिश करते हो कोई ट्रबल नहीं। दोनों तरीके वैलिड है, पर उनमें से कोई भी एक अप्लाई करके ये क्वेश्चन भी एंड तक सॉल्व करो। अब देखो, मॉडुलस z हमें गिवन था, मॉडुलस ऑफ w हमें गिवन था कि 1 है, और कहा गया कि जो w है वो 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा है। तो प्रूव करना था कि z इज प्योरली रियल। तो अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का w का मॉडुलस गिवन है कि 1 है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें दिया गया था कि 1 है। सिंपल सी बात को उन्होंने कंफ्यूजिंगली क्रिएट करा, पर हमने कंफ्यूज नहीं होना था। अब हमें इस मॉडुलस को तोड़ना आता है। मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 को ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2। तो हमने इसे ऐसे लिखा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ तक पहुँच गए। अब मॉडुलस को तोड़ने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर कर दो उसको। हमने स्क्वायर करा और इसको ब्रेक कर लिया, 1 माइनस आयोटा जेड इंटू 1 माइनस आयोटा जेड का कॉन्जुगेट। क्या होता, 1 का कॉन्जुगेट 1, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार। देखो बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। उधर क्या बन जाता है, जेड माइनस आयोटा इंटू जेड बार प्लस आयोटा। बिल्कुल राइट टर्म एग्जैक्टली ऐसे बनानी चाहिए थी। अब कोई ट्रिक नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। सिंपली हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, रीअरेंज करा, अपने आप ही हमें मिल गया कि जेड बार बराबर है जेड का। उसका मतलब क्या आ गया कि जेड इज प्योरली रियल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कॉन्जुगेट के इक्वली आ जाए तो कैसा हो जाता है, प्योरली रियल। कैसे होता है क्लियर, हमने देखा x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या होता था, x माइनस आयोटा वाई। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब y 0 है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल। ये भी केवल एक क्वेश्चन की सिंपल सी वैरायटी है, बस इसको ऑब्जर्व करना और ये ऑब्जर्व करना कि देखो हमारा मेन काम क्या होता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में मेन काम अकेला सॉल्व करना नहीं है, मेन काम क्या है कि हम ये दिमाग लगा के सोच पाएँ कि क्वेश्चन तेज कैसे हो सकता है। तो उसको फास्ट करना भी प्रोसेस का पार्ट है। आईआईटी में जाके लोग इसीलिए केवल ब्लॉक होते हैं कि उनका ये स्किल नहीं बना होता। किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब हम परफेक्शन में हैं जब हमें ये बात समझ में आनी शुरू हो जाए कि क्वेश्चन में फास्टेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढना भी हमारा काम है। तो ये क्वेश्चन उसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। अब मान लो कि हमें किसी ने दिया कि x बराबर है 3 + 2 आयोटा के और कहा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर दो। तो अगर और कुछ ना बताया जाए तो हम क्या करते, हम सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू फिल करते, 3 + 2 आयोटा की पावर 4 सॉल्व करते और आगे पूरी मेहनत से सॉल्व करते। तो वो रूट रॉन्ग रूट नहीं है, दैट इज परफेक्टली ओके, पर वो बड़ा लॉन्ग रूट है, बहुत लंबा रूट हो जाता। हमें कितनी कॉम्प्लिकेशन आती, कितना स्ट्रेस होता। ये एक्सप्रेशन तो अभी ऐसे की बनी है, इससे भी टफ बन सकती थी। तो किसी ने एक स्कीम लगाई, किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सोची, उस बात को ऑब्जर्व करो। अगर हम क्या करें कि x की वैल्यू 3 + 2 आयोटा को लेके एक कोई इजी सी एक्सप्रेशन बना लें। एक्सप्रेशन कैसे की बनाए, जिसमें कि आयोटा ना हो। तो उसके लिए क्या करा, इस 3 को उधर ले गए और उसके बाद स्क्वायरिंग करी। देखो अगर डायरेक्टली स्क्वायरिंग करते तो आयोटा बच जाता, आयोटा को हमने अलग करा, अब स्क्वायरिंग करी तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गई। सिंपली स्क्वायर करे जाने पे x² - 6x + 9 = 4 आयोटा स्क्वायर विच इज -4, हमें ये मिल गया। x² - 6x + 13 0 होगा। कब, जब x 3 + 2 आयोटा होगा तो हमें क्लैरिटी है कि ऐसा होने पे जो x² - 6x + 13 0 होगा। तो x की इस वैल्यू के लिए ये 0 है, इसका आंसर कितना आएगा, 0। अब अगर हम क्या करें कि सोचो कि अगर ये टर्म को, इस x² - 6x + 13 को अगर हम इसमें क्रिएट करा दें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ ये एक्सप्रेशन लिखें। अब देखो इस बात का मतलब क्या होता है, कोई बोले 7 को लिखो इन टर्म्स ऑफ 3, सुनना ध्यान से, कोई बोले 7 को लिखो इन टर्म्स ऑफ 3, तो हम क्या करते, हम सिंपली 7 को 3 से डिवाइड करा देते। डिवाइड कराते यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता 1, ऊपर आ जाता 2, तो हमें रियलाइज हुआ कि हम 7 को लिख सकते थे 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1। अब ऐसे ही कोई अगर हमें बोले कि अगर सिंपली इस एक्सप्रेशन को लिख दो इन टर्म्स ऑफ ये, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से इसे बिल्कुल जैसे हमने ये करा वैसे हमने x² - 6x + 13 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कराया। डिवाइड कराया तो उसका फायदा क्या हुआ, रिमाइंडर आया 5, तो हमें रियलाइज हुआ कि इस टर्म को हम लिख सकते हैं दिस × दिस + 5। तो हमने इस एक्सप्रेशन को ये लिखा, सिंपल डिवीजन करी जो हम पहले से जानते हैं, वो आगे x² - 6x + 13 × दिस + 5। अब इसको करने का देखो बेनिफिट क्या हुआ कि अब हमें क्लियर है कि जैसे ही x को 3 + 2 आयोटा हम फिल करेंगे तो जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये तो 0 हो जाएगी। 0 × एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया विदाउट एक्चुअली फिलिंग द वैल्यू। तो ये 0 हो गया, क्या बचा 5, तो 5 हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हमने इस एक्सप्रेशन को पहले शुरू में जो x की वैल्यू गिवन थी उससे एक इजी सी एक्सप्रेशन बनाई। हमें क्लैरिटी है कि इस वैल्यू को डाले जाने पे इस एक्सप्रेशन ने 0 हो जाना है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने उस टर्म के अंदर क्रिएट करवाना है। कैसे क्रिएट कराना है, सिंपली इस टर्म को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करा दिया।
तो डिवाइड करा के हमें रियलाइज हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस 5। अब हमने यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट काम करा। अब सोचो x की वैल्यू 3+2 आयोटा डाली तो इसने कितना हो जाना है, 0। हम जानते हैं कि x को 3+2 आयोटा डाले जाने पे ये कितना आएगा, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग, इसको सॉल्व नहीं करना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 5, मतलब अकेला 5 होगा इस पूरे का फाइनल आंसर। तो ये पैटर्न है। तो इस मुश्किल क्वेश्चन को इजी करने में हमने प्रोसेस में थोड़ा इंटरेस्टिंग रूट डेवलप करा, उसको ध्यान में रखना। स्कूल के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होता है वाला क्वेश्चन। अब ऐसे ही इसी बात को अब अप्लाई करो इन द नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सोचते हुए अपने आप सॉल्व करो। अब देखो सेम पैटर्न को अप्लाई करता है, ये सेम क्वेश्चन ही था, पर हमने बस अपने आप लेकिन अब सॉल्व करना था। हमें x गिवन था 1+2 आयोटा। तो अब x को डायरेक्टली फिल हम नहीं करते, हम क्या करते, x से एक सिंपल सी एक्सप्रेशन डेवलप कर लेते। कैसे करते, इसको लिखते x - 1, फिर स्क्वायरिंग करते, हमें ये मिल गया कि x² - 2x + 5 बराबर है 0 के। सो दिस वाज द फर्स्ट टास्क। अब हमने क्या करना है, x² - 2x + 5 को इस टर्म में क्रिएट करवाना था। कैसे क्रिएट कराना था, सिंपली हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करा तो हमें मिल गया कि ये रहा रिमाइंडर, ये रहा कोशेंट। तो मतलब इस टर्म को हम लिख सकते थे दिस इंटू दिस प्लस 2x 12x - 29। तो हमने बस इस एक्सप्रेशन को अभी ऐसे लिख दिया, अभी कोई वैल्यू नहीं फिल करी। अब हम वो वैल्यू को लेके आए और हमने यहाँ पे फिल करा। तो वैल्यू फिल करते ही इस टर्म में क्या हो जाना है, 0। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो अकेला क्या बचा, 12x - 29। बस उतने में हमने वैल्यू फिल करी 1+2 आयोटा। जैसी 1+2 आयोटा फिल करी, आंसर बन गया -17 + 24 आयोटा। तो इस टर्म में वैल्यू डाले जाने पे जो आंसर आता वो आता -17 + 24 आयोटा। सो दिस वाज द टास्क। तो इन क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है इट इज सो सिंपल। एग्जामिनर बस थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, कई बार इंटरेस्टिंगली ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वो सवाल भी बहुत आसान होते हैं। चलो इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कर दो। अब इस क्वेश्चन का भी लॉजिक एग्जैक्टली सेम था। हमें गिवन था कि x बराबर है इसके, तो हमें समझ में आता है कि ये वैल्यू को डायरेक्टली फिल तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से 2x मिल गया, 3 - 5 आयोटा, इसको इधर लेके जाएंगे। क्यों, ताकि कि अल्टीमेटली स्क्वायरिंग करने पे आयोटा रिमूव हो जाए। स्क्वायरिंग हमने करी, हमें फाइनली मिल गया कि ये एक्सप्रेशन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 3 - 5 आयोटा बाय 2 डालने पे 2x² - 6x + 17 ने 0 हो जाना है। अब हम इस टर्म को इस टर्म के अंदर क्रिएट करेंगे। कैसे, हमने रूट देखा था, सिंपली डिवाइड करा तो हमें रियलाइज हुआ कि ये टर्म बन गई दिस इंटू दिस प्लस 4, वो हमने लिख लिया। अब x की वैल्यू को लाके इसमें फिल करा, तो जैसे फिल करा तो दिस वुड बिकम 0 इंटू दिस टर्म प्लस 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, सिंपली 4। ये फाइनल आंसर बनना चाहिए था। तो इसका पैटर्न भी बहुत सिंपल था, पर कैलकुलेशंस हमारी राइट होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन पे नेक्स्ट एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन और करो, वो भी सेम तरह के स्किल पे ही बेस्ड है, बस उसमें एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो, एंड तक उसका भी आंसर बनाओ। अब हमें x डिफाइंड था कि वो 1 + आयोटा बाय √2 है। तो अब हमारा माइंड क्या करता कि सिंपली x की वैल्यू डायरेक्टली फिल हमने नहीं करनी। तो अब हम क्या सोचते कि बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे इसको √2 को इधर मल्टीप्लाई करा और अब 1 को इधर ले गए। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी टेम्पटेशन होती वो ये बनाने की होती, पर हम सबको दिखा कि इसकी स्क्वायरिंग करके हमें हेल्प नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारा टास्क क्या था, x की गिवन वैल्यू से एक सिंपल सी एक्सप्रेशन को बनाना। पर इस वाले में उस लॉजिक को अप्लाई करके स्क्वायरिंग करके जो एक्सप्रेशन बनी उसमें √2 आ रहा था। तो दैट वाज एक्चुअली क्रिएटिंग अ कॉम्प्लिकेशन इन आवर माइंड्स। तो इस क्वेश्चन में काम की बात एक्चुअली बहुत सिंपल थी, वो ये कि इन दिस रेयर सिचुएशन अगर हम देखते तो सिंपली x का स्क्वायर करे जाने पे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर हो जाता। वो क्या बन जाता, 1² + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो वो क्या बन गया, अकेला 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज आयोटा। तो इस क्वेश्चन में x² एक्चुअली इजिली आयोटा आ गया। तो जब x² की वैल्यू हमें मिल गई कि आयोटा है, तो सिंपली हमने फिल कर दी, कोई डिवीजन नहीं करनी पड़ी। ये तो डायरेक्टली ही क्रिएट हो पाया। पिछले क्वेश्चंस में हमने डिवीजन क्यों करी थी,
क्योंकि हम डायरेक्टली इस वैल्यू को उसमें क्रिएट नहीं करा पा रहे थे। इसमें तो हम ओरली डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करा पाए। x की पावर 6 बन गया x स्क्वायर का क्यूब, मतलब आयोटा का क्यूब। अगला नेक्स्ट टर्म बन गई आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा और फिर +1 विच इज 0। तो इस टर्म का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या बन जाता? 0। तो इसको भी माइंड में रखना। स्कूल के एग्जाम में ये भी बहुत ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है जो कि हम मेनी टाइम्स एक्चुअली फेस करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल करा, दिस इज नॉट अ स्पेशल आर्टिकल, पर कई बार स्कूल के एग्जाम्स में इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हमें इसकी समझ होनी चाहिए। अब ऐसे ही स्कूल के एग्जाम्स के पर्पज से ये एक बहुत सिंपल सा आर्टिकल और है। अब क्लास में उसकी थ्योरी की डिस्कशन इज एक्चुअली द मेन टास्क। तो जो अब करने लगे हैं, बस पहले इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। चलो अब डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन करते हैं जो अब वाला पॉइंट है। कोई ट्रिक नहीं, कोई थ्योरी में नहीं जाते, एक क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली देखते हैं। जो करने लगे हैं टॉपिक, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें कॉमन सेंस से समझ में आता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमने क्या करा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। इसका हमने नाम रख लिया x + आयोटा y। तो अब हमारा मोटिव क्या है? इस x और y को फाइंड करना। तो अब हमने दोनों तरफ कंपेयर करना है, इसके लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो सिंपली ध्यान में रखना, एग्जैक्टली हर बार स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में यही डिजाइन बन जाएगा। ऐसे ही x² - y² + 2 आयोटा xy। अब हमने रियल इमेजिनरी कंपेयर करे, हर बार ऐसे की दो इक्वेशंस बन जाएंगी। x² - y² आ गया 5, इस क्वेश्चन में 2xy आ गया 12। हर बार ऐसा होगा, x² - y² और 2xy की वैल्यू आ जाएगी। तो अब दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं। इनको सॉल्व करने का एक प्रोसेस क्या था कि हम मान लो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, यहाँ फिल कर दें, क्वाड्रेटिक बना लें, इक्वेशन सॉल्व करें। सो दैट इज नॉट रॉन्ग, पर इस क्वेश्चन में द पर्पज इज दिस कि एक थोड़ी सी फास्ट कर पाने की पॉसिबिलिटी है। वो देखना कैसे? सोचो कि x² अगर a है, y² अगर b है, तो a - b हमें नोन है, 2xy हमें नोन है कि 12 है, तो इसका स्क्वायर हो जाता 4x² y² विच इज 144। तो सोचो a - b हमें नोन है और 4ab हमें नोन है, 4a × b भी हमें नोन है। तो a - b अगर पता हो और 4ab अगर हमें 4ab अगर पता हो, तो हमें समझ में आता है कि जो a + b का स्क्वायर होता है, मतलब x² + y² का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab के। हमने पहले करा होता है इन अर्लियर क्लासेस कि a + b का स्क्वायर हो जाता है a - b का स्क्वायर प्लस 4ab। तो उसका बेनिफिट कैसे हुआ? a - b हमें नोन था कि 5 है, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर, ये बन गया 4ab मतलब 12 का स्क्वायर, ये आ गया 169। तो x² + y² का स्क्वायर अगर 169 है, तो वहाँ से x² + y² आ गया 13। देखो -13 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि x भी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर, y भी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर, दो स्क्वायर्स का सम कैसा होता है? पॉजिटिव। इस रीजन से यहाँ पे -13 नहीं लिया। तो हमारी कैलकुलेशंस फास्ट हो गई। ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों को ऐड करा, x² आ गया, x आ गया +-3 और y आ गया +-2। x² कितना आया था? 9। तो x दोनों हो सकते हैं, 3b और -3b। तो अब हमारा आंसर क्या बनता? x3 और y +-2। अब ये एंड में कंफ्यूजन आई। देखो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना, इन क्वेश्चंस में हर बार ऐसा होगा, x² - y² आ जाएगा और 2xy आ जाएगा, फिर हम x² + y² का होल स्क्वायर ऐसे निकाल लेंगे। अब x² + y² और x² - y² के पता होने पे x और y आ गए। अब एंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, वो ये कि जब x को 3 लेना है तो y को क्या लेना है? 2 या -2। उस कंफ्यूजन की जजमेंट, उसका डिसीजन लेते हैं हमेशा इस इक्वेशन 2 से। इसको ध्यान में रखना, दिस इज इक्वेशन 2। तो नाउ वी विल रेफर इक्वेशन 2। यहां पे हमने इक्वेशन 2 को रेफर करा, तो 2xy कैसा है इस केस में? वो हमें नोन है कि 12 है। सो इट मीन्स कि व्हेन x इज 3 देन y हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, व्हेन x इज पॉजिटिव देन y इज अगेन ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसलिए x के 3 होने पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो y होगा दैट वुड बी 2। कहां से पता चला? हमेशा यहां पे आने के बाद वी विल रेफर इक्वेशन 2, याद रखना इस बात को भी। तो इसलिए x के 3 होने पे y कितना आएगा? 2।
x के -3 होने पे y कितना आएगा -2, तभी ये 12 बनेगा। अगर x को 3 लेते और y को -2 लेते तो आंसर -12 आता, जो कि गलत होता। तो इसलिए हमारा आंसर बन गया ±3 + 2 आयोटा। तो दिस इज द पैटर्न, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, पर हमें इनको सही बोलने की समझ होनी चाहिए। x² - y², 2xy निकालना है, फिर ये वैल्यू निकालनी है, फिर x और y को निकालने के बाद नाउ वी विल रेफर इक्वेशन 2। सो दिस इज द कंप्लीट पैटर्न इसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अपनी कॉपी में साथ साथ इसको कॉपी करके अपने माइंड में डालो कि हमें एक क्वेश्चन अपने आप अपने हाथों से लिख के समझ में आए कि इसको कैसे बोलते हैं। और अब इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं हम बहुत सारे, पर बोलना हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे है। बीच में इन क्वेश्चंस का हम कोई और भी इससे भी फास्ट रूट देखेंगे, पर पहले हमें बिल्कुल ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए। चलो अब इसी पैटर्न पे ये इजी सा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अपने आप सॉल्व करो। अब हमें बिल्कुल सही तरीके से बस इसको बोलना था। इसके स्क्वायर रूट का हमने नाम रख लिया x + i/y। नेगेटिव देख के नेगेटिव रखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली x + i/y रखो। अब हमने स्क्वायरिंग करी, हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। हर बार ऐसा होगा, x² - y² आ गया रियल पार्ट 7, 2xy आ गया -24, हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। अब क्या करेंगे, x² + y² का स्क्वायर बनाएंगे, वो हो जाता है x² - y² का स्क्वायर + 2xy का स्क्वायर। क्यों? क्लियर है, a + b का स्क्वायर बराबर होता है a - b का स्क्वायर + 4ab, ये वही बना हुआ है एग्जैक्टली। तो ये बन गया सिंपली 7 का स्क्वायर + -24 का स्क्वायर, 625, वहां से x² + y² आ गया 25। ये बनना चाहिए था। अब ये पता है, दोनों को ऐड करा, सबट्रैक्ट करा, x और y हमने ऑब्टेन कर लिए। x आ गया +-4, y आ गया +-3। अब आई कंफ्यूजन कहाँ आती है कि x को 4 लिए जाने पे हमने y को क्या लेना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, वी विल रेफर इक्वेशन 2। तो अब हमने नोटिस करा कि अगर x को 4 लेंगे तो 2 × 4 × y करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसलिए y क्या लेंगे, नेगेटिव वाला। तो जब x 4 है तो y -3 है, जब x -4 है तो y 3 है। तो हमारा आंसर क्या बना, +-4 -3 आयोटा। तो दिस इज द लॉजिक, बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस हमें इसकी सही हैबिट पढ़नी चाहिए। अब ऐसे ही सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम क्वेश्चन। आयोटा का स्क्वायर रूट x + i/y, स्क्वायरिंग करी, रियल पार्ट x² - y² आ गया 0, इमेजिनरी पार्ट 2xy आ गया 1, x² + y² हमने ऑब्टेन करा, वो आ गया 1। दोनों को ऐड करा, x आ गया +-1/√2, y भी आ गया +-1/√2। अब डिसाइड करना है कि कौन सा साइन क्या लेंगे। तो हमें रियलाइज हुआ कि जब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, तो आंसर आ गया +-1 + i/√2। ये हमारा फाइनल आंसर है इसके स्क्वायर रूट का। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखना। आयोटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 ± बाहर 1 + i/√2, ये हमें याद ही होता है, 1 + i/√2। अब सोचो कि कोई अगर स्क्वायर रूट ऑफ -i बोल दे तो वो अब अलग से थोड़ी सॉल्व करेंगे। अगर स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा हमें अगर नोन है कि वो 1 + i/√2 है प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ -i कितना हो जाएगा, देखो सिंपली हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो हो जाएगा +-1 - i/√2। तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरह की कंफ्यूजन आएंगी कि अगर हमें एक का स्क्वायर रूट गिवन है तो उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर रूट तो आ गया, सिंपली इस तरफ हमने कॉन्जुगेट लिया तो इधर भी कॉन्जुगेट ले लो सिंपली। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं, हमें ऐसे की टर्म बना के देंगे तो हमें इस बात को बोल पाने की भी क्लियरली समझ होती है। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने सबसे पहले जो हमने मॉडुलस वाला पॉइंट करा था उसको फिर से अप्लाई करना शुरू करा। फिर आज क्या करा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई वैल्यू डाल के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़े तो उस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं। अब एंड में हमने एक नया पॉइंट करा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके प्रोसेस को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में हमने इसी बात पे खूब सारे क्वेश्चंस अभी और करने हैं, तो वील एक्चुअली अटेम्प्ट मेनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एग्जैक्टली द सेम लॉजिक। तो वील ट्राई टू डेवलप एन इवन फास्टर रूट टू द सेम क्वेश्चन, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर अभी वाली क्लास से जो अभी पॉइंट करा बस उसको क्लियरली अपने माइंड में रखना अब ऑनवर्ड्स।